तो फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपका है उष्मा यानी कि हीट। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपको ये वीडियो देखनी है या फिर इस वीडियो को आपको स्किप कर देना है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे हम लोग कहते हैं उष्मा व तापमान, यानी कि हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ताप के मात्रक के बारे में, यानी कि यूनिट क्या होती है, हमारी टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार, जिसे हम लोग थर्मल एक्सपांसन कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे उष्मा के स्थानांतरण के बारे में, यानी कि किस प्रकार से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होती है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे गुप्त उष्मा, आर्द्रता के बारे में, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम पहले की परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके वीडियो को डिसलाइक किए जाने के पीछे का कारण क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक जरूर देंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंतर समझेंगे उष्मा यानी कि हीट और तापमान यानी कि टेम्परेचर के बारे में। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई आपके सामने पदार्थ रखा हुआ है, और मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि जितने भी आपके पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के इस प्रकार से बने होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, जब हम लोग किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो इसके बीच में जो ये आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे अणु या कण दिखाई दे रहे हैं, ये भी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ होते हैं। और जब ये गर्म होते हैं और अगर आप आ करके इसको छुएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये हमारी गर्म है या ठंडी है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये गर्म है। तो यहाँ पर जब यह बॉडी जो हमारी गर्म हो रही है, इसके अंदर के जो ये आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये पहले तो गर्म हो जाएंगे, उसके बाद में इनमें कंपन होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ज्योग्राफी के वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब हमारी एयर गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि उसके अंदर आ जाती है एनर्जी। तो कुछ कॉन्सेप्ट ठीक इसी प्रकार से हमारी वस्तुओं के बीच में भी होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उनके बीच में जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे मिलकर के वे बने होते हैं, तो उनमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, यानी कि एक गतिज ऊर्जा आ जाती है और कंपन होना प्रारंभ हो जाता है उन हमारे सारे छोटे छोटे कणों में। तो यहां पर अगर हम लोग उष्मा की बात करते हैं तो उष्मा मुख्य रूप से एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है। जैसे कि जब आपने इसको गर्म किया तो इसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर एक ऊर्जा आनी प्रारंभ होगी, और वही जो आपकी ऊर्जा है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उष्मा। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तापमान क्या है, तो सिंपल शब्दों में आपको कहना है कि जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु की ऊर्जा को मापते हैं उसी को हम लोग कहते हैं तापमान। तो ऊर्जा है हमारी उष्मा, यानी कि उष्मा पूछा जाए क्या है तो आप सिंपली बताएंगे कि एक हमारी ऊर्जा है। और अगर आपसे पूछा जाए तापमान क्या है तो आप बताएंगे कि किसी वस्तु के अंदर कितनी हमारी ऊर्जा निहित है, उसी का जो हम लोग मापन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं तापमान। तो यहाँ पर जैसे आपने किसी भी बॉडी को छुआ, बॉडी को छूने के बाद में आपको यह पता चलेगा कि वह आपकी ठंडी है या गर्म है। तो अगर वह बॉडी आपकी गर्म होगी तो उस बॉडी में ज़्यादा हमारे हीट एनर्जी स्टोर होगी, यानी कि उसके भीतर ज़्यादा ऊष्मा होगी। और अगर वह आपकी ठंडी बॉडी है तो उसके भीतर जो हमारी ऊष्मा होगी वह कम होगी। तो इस प्रकार से बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है उष्मा और तापमान के अंदर। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को इस वीडियो में हमें कवर करना है। उष्मा की बात करते हैं तो इसके आपने कुछ मात्रक पढ़े होंगे, जैसे कि आपका जूल हो गया, कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया, अर्ग हो गया, ये सारे हमारे मात्रक होते हैं किसके, ऊष्मा के। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपकी कैलोरी होती है वह जूल से बड़ी होती है, और एक कैलोरी में 4.18 जूल
ऊष्मा होती है या इतनी मात्रा में एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग तापमान के बारे में बात करें तो इसके भी बहुत सारे हमारे मात्रक हैं, जैसे कि सेल्सियस आपका हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, रीमर हो गया। तो ये सारे हमारे तापमान के मात्रक होते हैं। तो चलिए तापमान के मात्रक को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की सेल्सियस के बारे में, फिर हमने बात की फ़ारेनहाइट के बारे में, फिर केल्विन, और उसके बाद में एक आता है रीमर। तो रीमर से वैसे प्रश्न आपके ना के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। हो सकता है कि एग्जामिनर के माइंड में रीमर आ जाए और वह इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपको दे दे, तो वहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो सेल्सियस पहले हम लोग आइए देखते हैं। सेल्सियस में मुख्य रूप से जो हमारा पैमाना होता है, इसमें जो हमारा न्यूनतम बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिमांक, तो हिमांक इसमें होता है 0 पर, और जो इसमें क्वथनांक होता है जहाँ पर हमारी जो लिक्विड होती है या जो भी हमारा पदार्थ होता है वह गैस में बदलना प्रारंभ होता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो यह हमारा पैमाना 0 से लेकर के 100 के बीच में होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पैमाना आपका 32 से लेकर के 212 के बीच में होता है। तो यहाँ पर अगर आप गैप देखेंगे तो गैप कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। यहाँ पर आप गैप देखेंगे तो यहाँ पर 180 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप केल्विन में जाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे निम्नतम बिंदु होती है वह आपकी है 273, और जो आपकी सबसे उच्चतम बिंदु होती है वह होती है 373। और यहाँ पर एक रीमर होता है, रीमर का होता है 0 से लेकर के 80 के बीच में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है सिंपली, आसान तरीके से। अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई जो हमारा जल है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जमता है, तो आप क्या कहेंगे कि वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वह 273 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि जल जो आपका है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ करता है, तो आप कह सकते हैं कि वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलना प्रारंभ करता है या 373 डिग्री पर उबलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर 0 इक्वल है 32 के, इक्वल है 273 के, और यहाँ पर इक्वल है 0 के। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। गैप की बात करेंगे तो यहाँ पर पैमाने में आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे 180 पॉइंट, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 100 पॉइंट, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 80 पॉइंट। तो ये हमने निम्नतम और उच्चतम बिंदुओं के बारे में समझा। आगे अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन अगर आपने पैमाने को समझा होगा तो रिलेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, आइए समझते हैं। पहले आपका होता है सी की अगर हम लोग निम्नतम बिंदु की बात करें तो निम्नतम बिंदु होता है 0, तो इसीलिए हम 0 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे माइनस करके। नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने खाने होते हैं, 100। उसी प्रकार से जब आप लोग जाएंगे फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में आपका निम्नतम कितना हुआ, 32। तो यब से हम लोग 32 को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 180 से। क्यों, क्योंकि 180 इसमें टोटल खाने हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा सेल्सियस है और जो हमारा फ़ारेनहाइट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपके सामने यहाँ पर रिलेशन है। इसी प्रकार से जब हम लोग पहुँचेंगे केल्विन में, तो केल्विन में जो सबसे निम्नतम बिंदु था वह आपका था 273, और डिफरेंस की बात करते हैं यानी कि कितने इसमें पैमाने थे, तो ये आपके थे 100। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे इक्वल, और उसके बाद में फाइनली आपका रीमर आता है। तो रीमर में हमारा निम्नतम बिंदु 0 था, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे नहीं माइनस करके, और टोटल कितने इसमें खाने थे, तो ये आपके थे 80। तो ये फाइनली हमारा जा करके आता है रिलेशन। अब यहाँ पर इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 से, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आपने देखा C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। तो यहाँ पर इस फार्मूले के माध्यम से अगर आपसे कोई भी एक दिया हो और अन्य के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, और इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल में जब हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी करा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको ये फार्मूला बिल्कुल एज इट इज याद होना चाहिए, और अगर आपको जो मैंने शुरुआत में बताया किस प्रकार से इनके पैमाने होते हैं, अगर वह आपको याद है तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपली भी इसे लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए,
बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R बाई 4। तो ये हमारा संबंध होता है किसमें, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और रीमर में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ऐसे एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि अगर हम लोग -40 डिग्री तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका फ़ारेनहाइट होता है और जो आपका सेल्सियस होता है ये आपके दोनों बराबर होते हैं। किस पर, -40 डिग्री पर। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव शरीर, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है तो ये आपका है 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव शरीर का तापमान होता है वह फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो ये आपका होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे पूछा जाए केल्विन में कितना होता है तो आप बताएंगे 310 डिग्री केल्विन। तो ये हमारे अलग अलग हैं और ये कैसे फाइंड हुए हैं, जैसे आपको ये पता है, अब इसको आप फार्मूले में रखते जाएंगे तो यहाँ से ये दोनों भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एज इट इज़ आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डायरेक्टली इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारे ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो मुख्य रूप से थर्मामीटर का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग तापमापी कहते हैं, वहाँ पर अल्कोहल तापमापी का प्रयोग होता है। क्यों होता है, पारे का क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की तो इसका जो हिमांक होता है यानी कि जिस पे ये जमता है वह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है। और जैसा कि आपको पता होगा ठंडे क्षेत्रों में तापमान काफ़ी कम होता है, तो अगर आप वहाँ पर अन्य किसी भी तापमापी को लेकर के जाएंगे तो वह आपका वहाँ पर जम जाता है। इसीलिए हम लोग अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं उस स्थान पर। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप के बारे में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस ये आपका होता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इस तापमान पर कोई भी अगर हमारा पदार्थ है तो उसके भीतर जो हमारे अणु होंगे इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होगी, यानी कि इनके कणों के बीच में अब पूरी तरीके से गति नहीं होगी, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती है। तो इसीलिए परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273.5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर माना गया है। आगे एक चीज़ आपको और याद रखना है, थर्मोस्टेट यानी कि ताप अस्थाई के बारे में पूछा जाता है। तो थर्मोस्टेट मुख्य रूप से होता है तापमान को स्थिर रखना। जिस प्रकार से अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या मतलब है तो आप सिंपली बताएंगे कि अगर हमने फ्रिज को अपने थर्मोस्टेट मोड में रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर हमारा फ्रिज का जो उस समय ताप है हम उसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो थर्मोस्टेट के बारे में ऐसे आपको याद रखना है, कई बार इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं थर्मोस्टेट से जुड़े हुए। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार या इसे हम थर्मल एक्सपांसन भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं थर्मल एक्सपांसन के बारे में या ऊष्मीय प्रसार के बारे में तो आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए आपके पास में कोई वस्तु है। क्या है? आपके पास में कोई वस्तु है। अब ये आपके हो सकती है सॉलिड या हो सकती है लिक्विड या हो सकती है गैस। अगर आपने इस वस्तु का ताप बढ़ाया तो क्या होगा, इसके आकार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्षेत्रफल भी इसका बदलेगा और आयतन भी इसका बदलेगा। मुख्य रूप से क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में उसका ऊष्मीय प्रसार होता है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, उसके आयतन में वृद्धि होगी और उसके आकार में भी वृद्धि होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर हमेशा वस्तुओं के आयतन में, क्षेत्रफल में या फिर आकार में वृद्धि होनी नियत है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे डेंसिटी, यानी कि अगर हम मास की बात करते हैं तो ये इक्वल टू होता है B मल्टीप्लाइड बाई डी के। तो यहाँ पर अगर आपने किसी वस्तु को गर्म किया है और उसके आयतन में यानी कि वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यही होगा कि उसके घनत्व में यहाँ पर होगी कमी। क्यों कमी होगी, इसको आप इस फार्मूले से समझ सकते हैं। मान लीजिए
कि आपके पास 1 लीटर जल है और आपने उसको गर्म करना प्रारंभ किया, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ेगा। तो अब ये तो है नहीं कि आपने गर्म करना प्रारंभ किया तो 1 किलो जो आपका जल है, 1 लीटर जल है, वह हो करके 1.1 लीटर होगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान उसका नियत रहेगा। अब यहाँ पर अगर द्रव्यमान को हमें नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, और आयतन हमारा बढ़ रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर हम लोग डेंसिटी यहाँ पर अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर आयतन बढ़ रहा है तो डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, और इस प्रसार के फलस्वरूप आयतन में उसकी वृद्धि होगी और उसके घनत्व में होती है कमी। आगे अगर हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखें तो आइए इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो हमारी रेल की पटरियां होती हैं, यहाँ पर देखिएगा, इनके बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है। यह स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब हमारे गर्मियों के दिन होते हैं उस स्थिति में ये जो आपका लोहा होता है ये फैलता है। क्या होगा? इसके अंदर जब हीट जाएगी, एनर्जी पहुंचेगी, तो ये क्या करेगा? इसका आयतन बढ़ेगा। और अगर आयतन बढ़ेगा और बीच में इस प्रकार से स्थान ना छोड़ा जाए तो ये पटरियां आपस में मुड़ सकती हैं, यानी कि इतना ज़्यादा फोर्स होगा कि ये हमारी मुड़ सकती हैं। तो इसीलिए उसमें प्रसार के कारण ही इनके बीच में जोड़, जहाँ पर जोड़ होते हैं वहाँ पर खाली स्थान छोड़ा जाता है। इसी प्रकार से आपने पोल देखे होंगे, जो आपके लाइट के पोल होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि दो आपके पोल हों और इसमें एकदम स्ट्रेट वायर इसी प्रकार से लगाया गया हो? अक्सर आपने देखा होगा कि जो वायर होता है वह कुछ इस प्रकार से झुका होता है, और आप कहीं कहीं देखेंगे तो वायर आपको ऐसे दिखेगा, एकदम कह सकते हैं कि ज़मीन पर ना आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ये आपका झुका हुआ वायर क्यों होता है? इसके पीछे का भी कारण यही होता है कि अगर इसको झुका हुआ ना छोड़ा जाए, तो अगर इसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाए तो क्या होगा? जब इसमें एक्सपांशन होगा, फैलाव होगा, तो हो सकता है कि ये हमारे टूट जाए। या आपने इसको इस प्रकार से बांध दिया गर्मियों में मान लीजिए, और जब ये ठंडी आई तो ये थोड़ी सी सिकुड़ेगी, और सिकुड़न के परिणाम स्वरूप क्या होगा? टूट जाएंगी। तो इसीलिए इसको ढीला ढाला बांधा जाता है। तो ये आपके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, किसके? थर्मल एक्सपांसन के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेल के पटरियों के बीच में जो खाली स्थान छोड़ा जाता है उसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण आप क्या बताएंगे? कि ऊष्मीय प्रसार। क्योंकि जो हमारे पदार्थ होते हैं, जब उसमें हम लोग ऊष्मा को प्रवाहित करते हैं तो उनके आयतन में हो जाती है वृद्धि। तो ये आपका हुआ ऊष्मीय प्रसार। अब ऊष्मीय प्रसार के बारे में हमने तो बात कर ली। मैंने आपको ये भी बता दिया कि तापमान बढ़ाएंगे तो आपका जो आयतन है वह बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा वाटर होता है इसके लिए ये बिल्कुल सही नहीं होता है। यानी कि ये आपका एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन होने के कारण इससे प्रश्न भी आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। चलिए ग्राफिकली इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष, और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो जो आपकी ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आयतन को, यानी कि वॉल्यूम को, और नीचे वाली लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है तापमान को। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे जो हमारा वस्तु है उसका आयतन यहाँ पर है। लेकिन अगर आप लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपका आयतन है वह घट गया। आयतन यहाँ पर इतना था लेकिन यहाँ पर घट के कम हो गया। अब जल में ये देखा जाता है कि जब हम जल को गर्म करते हैं, अगर वह 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो पहले क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन जो है वह घटेगा, और उसके बाद में ये बढ़ना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जल में हमारे एक डिफरेंट टाइप का गुण पाया जाता है। जब भी आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे 4 डिग्री तक, तो इसका जो आयतन है वह बढ़ेगा और वह घटेगा, और उसके बाद में यह बढ़ना प्रारंभ होगा। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज याद रखनी है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो झील होती है, जब वह जम भी जाती है तब भी उसके नीचे मछलियाँ जीवित रहती हैं। क्यों रहती हैं? मान लीजिए कि ये हमारा हो गया तालाब, ऊपर हो जाती है हमारी लेयर, ठीक है, ऊपर हो जाएगी बर्फ की लेयर, और नीचे हमारा होता है जल। तो जाहिर सी बात है ऊपर आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और नीचे आपका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। 3 डिग्री या 4 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो। तो यहाँ पर अब जो बाहर का हमारा इन्वायरमेंट है इससे हमारे अंदर के जल का किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होगा, क्योंकि बीच में आपकी हो गई है वाटर की लेयर। तो नीचे का जो पानी होता है यह जम नहीं पाता है,
और जब ये नीचे का पानी जमेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि मछलियाँ इसमें जीवित रह सकती हैं। तो यही कारण होता है जल के उसमें प्रसार के कारण ही, या इसके इस प्रकार के उसमें प्रसार के गुण के कारण ही जो हमारे ठंडे स्थान पर झीलें होती हैं उनके जमने के बाद भी वहाँ पर मछलियाँ जीवित रहती हैं। तो आई होप आपने इसको भी बेहतर ढंग से समझा होगा। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं गुप्त उष्मा, या इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। आइए इसको हम लोग समझेंगे और इसके माध्यम से जो आपका टेम्परेचर और थोड़ा सा हीट का कॉन्सेप्ट था वह और भी बेहतर क्लियर होगा। देखिए, जब कोई भी हमारे पास भौतिक पदार्थ है और उसकी एक अवस्था से आप दूसरी अवस्था में परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास में है एक क्या है, बर्फ है, ठोस अवस्था में है, और जब आपने इसकी दूसरी भौतिक अवस्था यानी कि दूसरे फेज में ले जाएंगे, यानी पर मान लीजिए आपको इसको बदलना है लिक्विड में, तो आप क्या करेंगे कि इसे देंगे कुछ उष्मा, और ये जो उष्मा आप इसको देंगे इस उष्मा को ये अवशोषित करेगी, और अवशोषित होने के बाद में बर्फ हमारी गल करके यानी कि पिघल करके बन जाएगी लिक्विड में। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो उष्मा आपने बर्फ को दी है ये उष्मा पहले ये अवशोषित करेगी, और ऐसा नहीं है कि बर्फ का तापमान बढ़ना शुरू होगा। पहले जो हमारी पूरी बर्फ है ये इस उष्मा को अवशोषित करेगी और उसके बाद में पूरी पिघलेगी, पूरी ये हमारी पिघल जाएगी, और जब एक बार पूरी तरीके से ये पिघल जाती है फिर इसके बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें या तो उष्मा अवशोषित होगी या फिर उष्मा मुक्त होगी। कैसे मुक्त होगी आइए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक है वाटर लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और अगर आपको इसे बनाना है बर्फ, तो बर्फ बनाने के लिए क्या होगा, इसे हम लोग करेंगे ठंडा, और ठंडा अगर आप लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके भीतर की आप लोग उष्मा को बाहर निकाल रहे हैं, और यही जो उष्मा इसके भीतर संचित रहती है किसी भी पदार्थ के अंदर उसी को हम लोग कहते हैं गुप्त उष्मा। तो इसको आप लोग इस तरीके से और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि उष्मा की वह मात्रा यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट जो आपको ज़रूरत होगी, इकाई मात्रा यानी कि आपके पास मान लीजिए 1 ग्राम जल है और 1 ग्राम जल को अवस्था में परिवर्तन के समय अगर आप उसे बना रहे हैं क्या, बर्फ से लिक्विड या हमारा बर्फ से जल बना रहे हैं, तो उस समय ऊर्जा जो हमारी होगी, उष्मा जो होगी वह अवशोषित होगी, और अगर आप उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं यानी कि वाटर से आप बना रहे हैं बर्फ, तो इस स्थिति में मुक्त होगी। तो एक इकाई के लिए यानी कि 1 ग्राम के लिए जो आपको उष्मा की आवश्यकता होगी या जो उष्मा उसमें से निकलेगी उसी को हम उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। आइए इसको मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी बर्फ को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी है उसको अगर आपको लिक्विड में बदलना है तो इसके लिए आपको 80 किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी। कितनी? 80 किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी। बर्फ कितनी होगी आपकी? 1 केजी। ध्यान रखिए 1 केजी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 1 केजी अगर आपके पास में बर्फ है और अगर आपको उसे करना है ठंडा तो उसके लिए आप 80 किलो कैलोरी बर्फ को उष्मा देंगे, तब वह जाकर के आपकी बन जाएगी लिक्विड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए हमें 80 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर आपको जो आपका जल है इस जल को आपको वेपर में बदलना है, वाष्प में बदलना है, तो इसके लिए आपको 540 किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब हम लोग गर्म पानी से जलते हैं तो हमें ज़्यादा जलन नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग वाष्प से जलते हैं यानी कि भाप से जलते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो हमारा वाष्प बन जाता है इसके भीतर आ जाती है गुप्त उष्मा, यानी कि जो हमारी उष्मा मुख्य रूप से दी जाती है शुरुआत में। मान लीजिए आपका लिक्विड है, ठीक है, आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो अभी तक उष्मा इसके अंदर अवशोषित हुई है। अब जब ये हमारी भाप बनेगी तो भाप अपने साथ में कुछ उष्मा लेकर के जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब फेज में परिवर्तन हो रहा है द्रव से हमारा बन रहा है क्या, वाष्प, तो इस समय इसको बहुत ही ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है। तो यही उष्मा हमारी वाष्प में होती है और जल में ये उष्मा नहीं होती है। तो 540 किलो कैलोरी ज़्यादा उष्मा के कारण जो आपकी वाष्प होती है वह ज़्यादा ताकतवर होती है और इसीलिए इससे हम लोग ज़्यादा
जलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग बात करेंगे ऊष्मा के संचरण के बारे में। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और आपका होता है रेडिएशन। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चालन यानी कि कंडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में कोई एक पदार्थ है और यह जो पदार्थ है यह इस प्रकार से छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। आपने क्या किया कि नीचे आपने एक लैंप लाए और इस लैंप से इस पदार्थ को गर्म करना प्रारंभ किया। तो जब आप लोग गर्म करेंगे इस पदार्थ को तो सबसे पहले आपका ये अणु गर्म होगा और इस अणु से, हालांकि ये अणु सटा हुआ है तो ये भी गर्म होगा, इसी प्रकार से इससे ये गर्म होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इसी प्रकार से ये क्रिया बढ़ती हुई आगे पहुँचेगी। और इसके परिणाम क्या होगा कि जो आपके अंदर के सारे अणु हैं वो गर्म हो जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपका जो ये पूरा पदार्थ है यह भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुख्य रूप से जो हमारा कण है वह कण आपका यहीं पर है। यह ऐसा नहीं है कि यह कण मूव करते हुए यहाँ तक गया और पूरे इस पदार्थ को गर्म किया। कण आपका यहीं पर है, इसके संपर्क में जो आया वह गर्म हुआ, फिर इसी प्रकार से ये क्रिया होती रही। तो चालन मुख्य रूप से हमारी ऊष्मा के स्थानांतरण की या संचरण की वह विधि होती है जिसमें जो हमारे कण होते हैं या तो उनमें बहुत ही थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं या कणों के बीच में जो टक्कर होता है उसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और इस प्रकार से जो आपके ऊष्मा का संचरण होता है यह आपको देखने को मिलेगा किसमें, ठोस में, यानी कि सॉलिड में इस प्रकार का संचरण आपको देखने को मिलता है। तो आई होप चालन को आपने समझा होगा। इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वे अपने स्थान से मूव नहीं करते हैं। चालन के बाद में अगला आपका आता है संवहन, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने नीचे एक जला दी है आग और ऊपर आपके 2 रिंग हैं जो कि मूव कर रहे हैं। तो इस आग के सामने जो हमारे आ रहे हैं वे आपको देख रहे हैं रेड, आपको रेड दिखाई दे रहे हैं। तो रेड कैसे हो रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई संपर्क का मॉलिक्यूल है। मुख्य रूप से ये हमारे कैसे गर्म होते हैं कि जो आपकी यहाँ से लौ निकल रही है इसके पास में होती है एयर के मॉलिक्यूल, एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे और ये मॉलिक्यूल जब गर्म होते हैं तो ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की ओर जब ये हमारे गर्म वाले मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो ये पहुँच जाते हैं कहाँ पर, इस जो रिंग घूम रही है इसके संपर्क में, और जब ये इनसे टच में आते हैं तो इसको भी ये गर्म कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपने देखा होगा अलाव, ठंडियों के मौसम में अगर आप अलाव के सामने बैठे होंगे तो आप हाथ के आग में नहीं डालते हैं, आप आग के ऊपर ही अपने हाथ को रखते हैं और आपका जो हाथ है वह गर्म हो जाता है। तो मुख्य रूप में होता क्या है कि वहाँ पर जो कांटेक्ट की एयर होती है वह एयर गर्म होती है और गर्म होने के बाद में वह एयर आपके हाथों में आती है और उसी के परिणाम स्वरूप आपका हाथ गर्म होता है। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि संवहन क्या होता है तो आप बताएंगे कि किसी पदार्थ के भीतर कणों के एक स्थान से दूसरे गति के कारण जो हमारे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संवहन या कन्वेक्शन। और ये जो आपकी प्रक्रिया होती है यह मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी द्रव में और इसके अलावा आपको यह प्रक्रिया देखने को मिलेगी गैस में, यानी कि सॉलिड में ये प्रक्रिया आपकी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चालन जो आपका होता है यानी कि कंडक्शन होता है वह मेनली सॉलिड के लिए होता है। संवहन की बात करते हैं तो ये आपके द्रव और गैस के लिए होता है। और जो इसका हमारा तीसरी अवस्था होती है यानी कि तीसरा तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं विकिरण या इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो आइए रेडिएशन के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। रेडिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऊष्मा की संचरण है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें आपका ऐसा नहीं होता है कि कोई आपका बीच में अणु गर्म होगा फिर उस अणु के परिणाम स्वरूप दूसरे अणु गर्म होंगे। यहाँ पर डायरेक्टली जो हमारी रेडिएशन होती है उसमें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मुख्य रूप से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं यानी कि तरंगें होती हैं और इन्हीं तरंगों के माध्यम से डायरेक्टली हमारे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और इसका आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा ये, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर इस समय आप
खड़े हुए हैं और आपके ऊपर क्या है, सूर्य। तो सूर्य से आपका जो शरीर गर्म होता है यह मुख्य रूप से इसी विकिरण के कारण गर्म होता है, क्योंकि सूर्य से हमारी आती है रेडिएशन और इसी रेडिएशन के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी गर्म होती है और इसी के परिणाम स्वरूप पूरी जो हमारी पृथ्वी पर चीज़ें पाई जाती हैं वह गर्म होती हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से ये हमारी तरंगें होती हैं और इन्हीं तरंगों के परिणाम स्वरूप ये गर्मी हमें महसूस होती है। तो यहाँ पर हमने ऊष्मा के संचरण के बारे में बात कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम लोग आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आर्द्रता की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका वायुमंडल है उसमें जो भी आपके जलवाष्प होते हैं यानी कि वाटर वेपर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पर कंसीडर किया आपने वायुमंडल में एक स्थान और इस स्थान में जो आपके एयर हो, जो आपकी आर्द्रता होगी यानी कि जो आपकी नमी होगी या जो आपके जलवाष्प के कण होंगे उसी को हम लोग कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता से संबंधित एक हमारा टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है ये इसको भी हम समझते हैं। वायु के द्वारा नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसे आप कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी खाने की क्षमता क्या है या आपकी पढ़ने की क्षमता क्या है। जैसे अगर आपकी खाने की क्षमता 2 रोटी है तो आप 2 ही रोटी खा पाएंगे, तो ये आपकी होती है आर्द्रता सामर्थ्य। इसी प्रकार से एक हमारी होती है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, यानी कि वायु में मौजूद जो आपकी वास्तविक आर्द्रता होती है। मतलब क्या हुआ कि आपकी खाने की क्षमता मान लीजिए 2 रोटी हो सकती है लेकिन आज आपने 1 ही रोटी खाई है, तो ये आपकी होती है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, क्या होगी ये आपकी निरपेक्ष आर्द्रता। और इसमें जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी या इसे हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता मुख्य रूप से क्या होता है, यह इक्वल होता है हमारे वायु की नमी धारण करने की क्षमता क्या है और इस वायु में हमारी आर्द्रता क्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि अगर हम लोग वायु का तापमान बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सापेक्षिक आर्द्रता है वह आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग वायु की जो नमी है उसको बढ़ाना चाहते हैं यानी कि उसमें और जलवाष्प को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसके तापमान को बढ़ाना होगा। और यही सिंपली है, इसी को आपको याद रखना है कि तापमान बढ़ाने पर जो हमारी वायु होती है उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। तो सिंपली आपको केवल इतना याद रखना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे वाष्पन से शीतलन के बारे में। तो वाष्पन से शीतलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होता है आइए इसको हम समझते हैं। मुख्य रूप से अगर आपने किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, मान लीजिए आपके पास में एक होती है सुराही, कुछ इस प्रकार से सुराही है, इसमें आपने भर दिया जल और जब यह जल वाष्पित होगा तो उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को प्राप्त करता है और ऊष्मा खोने के कारण पात्र ठंडा हो जाता है। तो क्या है आइए बताता हूँ। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में सुराही में लोग जल रखते हैं। तो जल क्यों रखते हैं सुराही में, क्योंकि जल होता है ठंडा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए चलिए ठीक है ठंडा हुआ, तो अगर हम मान लीजिए किसी स्टील के बर्तन में रख दें तो वहाँ पर भी ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर आप लोग सुराही में जल रखते हैं तो जो हमारी सुराही होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सुराही में जल रखा हुआ है तो आप उसको बाहर से देख करके ही पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बाहर नमी दिखाई देगी। क्या दिखाई देती है, नमी दिखाई देती है बाहर। और ये जो नमी होती है ये हमारे अंदर का जल होता है जो कि धीरे धीरे रिस करके बाहर आता है। अब यहाँ पर हमारे सुराही के बाहर आ गए हैं जल के मॉलिक्यूल। अब इनको होना है वेपराइज यानी कि भाप में बनना है। अब भाप में बनने के लिए इन जल को चाहिए ऊष्मा, और ये ऊष्मा ये एटमॉस्फेयर से कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से नहीं लेंगे। ये जो आपके भीतर का जल होता है इसी से ये ऊष्मा लेते हैं। और जब ये लोग ऊष्मा लेंगे अंदर वाले जल से खुद को वेपराइज करने के लिए यानी भाप में बदलने के लिए, तो इसकी जो हमारी अंदर के जल होता है इसकी ऊष्मा बाहर निकलेगी, और ऊष्मा बाहर निकल रही है इसका मतलब इसका तापमान कम हो रहा है, और तापमान कम होगा तो वह वस्तु हो जाएगी अपने आप ठंडी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सुराही में जल हम लोग क्यों रखते हैं। तो
तो उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं वह जल को ठंडा रखते हैं। इसके पीछे का कारण यही होता है कि जो हमारे उसके ऊपर ड्रॉपलेट आते हैं, जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उनको वाष्पित होने के लिए अंदर का जो जल होता है उससे वह हमारी ऊष्मा लेती हैं, और जब वह ऊष्मा अंदर से लेंगी तो अंदर का जो जल होगा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब पसीना आपको हुआ हो खूब, तो उस समय अगर आपने पंखा चला या हवा में जाकर के बैठेंगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। तो ठंडक महसूस होने के पीछे का कारण क्या है कि जो पसीना आपके शरीर के अंदर से आपके शरीर के ऊपर आता है, जब आपकी हवा उसको स्पर्श करती है, यानी कि इन्वायरमेंट की हवा उसको स्पर्श करती है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारा पसीना है शरीर पर वह धीरे धीरे वाष्पीकृत होना प्रारंभ करता है, और वाष्पीकृत होने के लिए उसे चाहिए ऊष्मा, और वह ऊष्मा वह कहाँ से लेगा, आपके शरीर से लेगा। और शरीर से जब ऊष्मा निकलेगी तो ये आपकी जो पसीना होगी ये भाप में बनेगा और आपको ठंडक महसूस होगी। तो यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पसीना होता है उसका मुख्य रूप से काम क्या होता है। तो जो पसीना आपका होता है वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोगों ने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा, हालांकि यह इसका उदाहरण तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं या फिर सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं। तो सूती वस्त्र पहनने के पीछे का कारण क्या है कि जब आपके शरीर में पसीना होता है तो सूती वस्त्र की खास बात होती है कि ये मॉइस्चर को यानी कि नमी को जल्दी अवशोषित कर लेती है, और जब नमी आपके सूती वस्त्र में अवशोषित होगी तो ये हमारी आती है वायु के संपर्क में, और ये बन जाती है भाप, भाप बन के उड़ जाती है। तो इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है, यानी कि आरामदायक होता है सूती वस्त्र पहनना। लेकिन अगर आपने टेरिकॉट का वस्त्र पहन लिया, तो टेरिकॉट का अगर आप लोग पहनेंगे तो उस स्थिति में क्या होगी कि वो आपके पसीने को अवशोषित नहीं करता है, और जब अवशोषित नहीं होगा, पसीने से वाष्प नहीं बनेगी, तो वाष्प न बनने के कारण आपको गर्मी महसूस होगी। इसी प्रकार से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो हमारे सफ़ेद कपड़े होते हैं वह मुख्य रूप से पहने जाते हैं गर्मियों में, रंगीन कपड़े अक्सर नहीं पहने जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर जब हमारी हीट आती है तो ये इसको परावर्तित कर देता है, यानी कि यह इसको सोखता नहीं है अपने अंदर। लेकिन अगर हम लोग रंगीन कपड़ों की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम लोग काले कपड़े की बात करें, तो इसके ऊपर अगर ऊष्मा आती है तो यह इसको अवशोषित कर लेता है, और इसी के कारण काले कपड़े अक्सर गर्मियों में नहीं पहने जाते हैं। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि जो आपके बर्तन होते हैं उनके नीचे का जो भाग होता है उसे काला रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर वह काला होगा तो वह ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करेगा, और जो आपका भोजन है वह जल्दी यहाँ पर पक जाएगा। तो यही हमारे कारण होते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, सुचालक के बारे में। सुचालक क्या होता है? मुख्य रूप से वह हमारे पदार्थ जो तापमान के अनुसार जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडा होने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं सुचालक। जैसे फॉर एग्जांपल लोहे की बात करते हैं, लोहे को अगर आप लोग रख देंगे बाहर तो देखेंगे वह जल्दी गर्म हो जाएगा, और जब अंदर लाएंगे तो वह जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप मरुस्थलों की बात करते हैं, मरुस्थलों में आपने सुना होगा कि जो वहाँ का दिन होता है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और रातें वहाँ की बहुत ठंडी होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि जो वहाँ पर रेत होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वह ऊष्मा को जल्दी धारण कर लेता है, जिसके कारण दिन गर्म हो जाता है और रात को वह जल्दी उसे बाहर निकाल भी देता है। इसीलिए रातें हमारी वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं। तो ये हमारे रीजन हुए। उदाहरण के लिए अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में जो लोहे के गुटके होते हैं वह लकड़ी के गुटकों से ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा जो हमारा होता है वह अच्छा सुचालक होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोगों बात करें चाय की अंगीठी की, तो चाय की जो अंगीठी होती है उसका हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लकड़ी का रहेगा तो लकड़ी हमारी होती है कुचालक, यानी कि तापमान उसमें बहुत ही आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, और इसी के कारण जब यह लकड़ी की होगी तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ हो गए इसके उदाहरण। आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जब आर्द्रता कम होती है, यानी कि आपके जो वातावरण है, जो आपका परिवेश है, उसमें अगर आर्द्रता नहीं होगी, यानी कि वायु में नमी नहीं होगी और तापमान ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति में कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। उसी प्रकार से पसीना, मैंने आपको बताया, यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और अगर आपसे कहा जाए कि मौसम आपका शुष्क है, कहा जाता है अक्सर कि आज मौसम बहुत ही सूखा सूखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वायु में आर्द्रता की कमी है, यानी कि हमारी नमी नहीं है वायु में,
शुष्क मौसम कब होता है? मुख्य रूप से सर्दियों में आपको शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिज की, और फ्रिज का दरवाज़ा अगर आप लोग कमरे में खोल दें तो ऐसा नहीं है कि आपका फ्रिज अब एसी बन जाएगा। जैसे आप लोग अगर ये सोचें कि फ्रिज को अगर हम बंद रखें तो ये जाहिर सी बात है ठंडा करता है चीज़ों को, तो अगर हम लोग कमरे में बैठे हैं और उसी कमरे में फ्रिज रखी है तो क्यों ना उसका दरवाज़ा खोल दें तो हमारा पूरा कमरा एसी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मुख्य रूप से आपके जो फ्रिज होती है उसके पीछे से आपकी बहुत सारी गैसें निकलती हैं, और ये गैसें जब आपकी कमरे में आती हैं तो इससे क्या होता है, पीछे से तो निकलती हैं, जब आप उसको खोल देते हैं तो उसके द्वारा भी गैसें बाहर निकलती हैं, और ये बाहर के हमारे एटमॉस्फेयर से क्रियाएं करती हैं जिसके माध्यम से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रिज को आपने देखा होगा तो इसके अंदर जो आपका फ्रीजर होता है, फ्रीजर हमेशा ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी गर्म हवाएं होती हैं हमेशा ऊपर उठती हैं, तो फ्रिज के अंदर अगर हमारी कहीं पर गर्म हवा होगी तो वह उठ करके जाएगी ऊपर, और ऊपर वह जब फ्रीजर के संपर्क में आएगी तो वह ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रिज जो है वह पूरे अंदर के फ्रिज का तापमान नियंत्रित कर सकता है। तो इसीलिए आपका जो डीप फ्रीजर होता है या जो आपका फ्रीजर होता है वह हमेशा ऊपर रखा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम बात करेंगे अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर कुकर। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि पानी का जो हमारा क्वथनांक होता है, यानी कि जहाँ पर ये उबलना प्रारंभ करती है वह होती है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब कहीं पर भी वायुदाब उच्च होता है तो उस स्थिति में जो क्वथनांक होता है वह आपका बढ़ जाता है, और इससे ऊष्मा की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो कुकर होते हैं इसमें खाना जल्दी पक जाता है। क्योंकि अगर हम लोग बाहर की बात करते हैं तो यहाँ का जो वायुदाब होता है इसकी तुलना में प्रेशर कुकर के अंदर का वायुदाब 2 गुना होता है, और अगर वायुदाब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक अगर बढ़ेगा तो वो खाने में आपको ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, और ऊष्मा अगर अंदर ज़्यादा मिलेगी तो जो हमारा खाना होता है वह जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरीके से हमने हीट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे यहाँ तक हमने उन सभी कॉन्सेप्ट को समझा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कथा हमारी यहीं पर समाप्त होती है।